उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में गिना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं होता। चार धाम यात्रा सीरीज के पार्ट 1 में हमने आपको हरिद्वार से यमुनोत्री तक का सफर दिखाया था और दूसरे पार्ट में हम गंगोत्री धाम तक पहुँच चुके थे। हालांकि रास्ते में कई जगह ट्रैफिक जाम और भूस्खलन की वजह से हमें काफी देर तक रुकना पड़ा, जिसके कारण हमें हर्षिल घाटी पहुंचते हुए अंधेरा हो गया था और हम हर्षिल की खूबसूरती आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन आज हम एक बार फिर उसी खूबसूरत हर्षिल घाटी से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद हमारा सफर उत्तरकाशी, टिहरी डैम, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरते हुए चार धाम यात्रा के तीसरे और सबसे प्रतीक्षित धाम केदारनाथ की ओर बढ़ेगा। लगभग पूरे दिन का यह सफर हिमालय की बदलती घाटियों, घुमावदार पहाड़ी सड़कों और पवित्र नदियों के संग हमें लेकर जाएगा बाबा केदार की नगरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज दिन शनिवार है और इस वक्त मैं हूँ गंगोत्री धाम में। कल रात देरी हो जाने के कारण मंदिर के कपाट बंद हो गए थे, तो मैं यहीं के एक होटल में रुक गया था। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मंदिर के कपाट भी खुल चुके हैं, तो अब मैं माँ गंगा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और अभी यहाँ माँ गंगा की दिव्य आरती हो रही है। इसी बीच ढोल दमाओं की गूंज के साथ पहाड़ के गांव से मां की पवित्र डोली भी मंदिर परिसर में पहुंच गई और हमारे स्थानीय देवी देवता भी प्रकट हो गए हैं। इसके बाद फिर मां गंगा के दर्शन करके मैं आ गया यहाँ नीचे राजा भगीरथ जी की तपस्थली पर। और यहाँ ऊपर गोमुख ग्लेशियर से बहते हुए आ रही है भागीरथी नदी, जिसकी पवित्र धारा में दूर दूर से आए श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। फिर मैं माँ गंगा के धाम से निकलकर यहाँ बस स्टॉप के पास आ गया। हमारी कल यूटीसी वाली बस तो सुबह 5 बजे ही यहाँ से निकल गई थी, तो अब मैं यहाँ से उत्तरकाशी तक इस TGMOU की प्राइवेट बस से जा रहा हूँ। इस बस में सीट्स कंफर्टेबल तो है, लेकिन मुझे जर्नी शूट करनी है, तो मैं यहाँ ड्राइवर के साथ कैबिन में आ गया। इसके बाद फिर ठीक 9:30 बजे हमारी बस यहाँ से अपने सफ़र पर रवाना हो गई। कल जिन वादियों तक पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया था, अभी सुबह की रोशनी में यही वादियाँ बिल्कुल अलग ही नज़र आ रही है। चारों ओर हरे भरे देवदार के जंगल, सामने बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियाँ और नीचे कलकल बहती भागीरथी नदी। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने इस पूरी घाटी को बड़े ही सुकून से सजाया हो। आज यहाँ से हमारे साथ चालक रघुवीर जी हैं, जिनके साथ मुझे उत्तरकाशी तक जाना है। गंगोत्री से चलकर हमारा सफ़र हर्षिल, उत्तरकाशी, लंबगांव, टिहरी डैम, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी से होते हुए सोनप्रयाग तक है।
इस बस से मैं उत्तरकाशी तक जाऊंगा और फिर आज वहां रेस्ट करके कल उत्तरकाशी से श्रीनगर और फिर वहां से केदारनाथ की तरफ आगे बढ़ूंगा। इस 357 किलोमीटर की दूरी को मैं 2 दिनों में तय करूंगा। यहाँ से उत्तरकाशी इस बस का किराया 220 रुपए है। दोस्तों, गंगोत्री से केदारनाथ के लिए कोई भी डायरेक्ट बस सर्विस नहीं चलती है। इस जर्नी को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग बस रूट्स और कनेक्टिंग बसों का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम गंगोत्री नेशनल पार्क के बीच से सफर कर रहे हैं। लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला ये नेशनल पार्क उत्तराखंड के सबसे बड़े सुरक्षित वन क्षेत्रों में से एक है। घने देवदार के जंगल, आसमान छूते हिमालय के शिखर और दुर्लभ वन्य जीवों का घर माना जाने वाला ये इलाका प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। गंगोत्री से लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब हमारी बस पहुंच रही है भैरव घाटी। यहाँ ऊपर की तरफ ये नीलांग घाटी के लिए सड़क निकल रही है। भारत तिब्बत सीमा के करीब स्थित ये घाटी अपनी सूखी पहाड़ियों, गहरी चट्टानों और रोमांचक नज़ारों के लिए जानी जाती है। फिर यहाँ भैरव मंदिर से ठीक पहले प्रशासन द्वारा हमारी तरफ के सभी वाहनों को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। यात्रा सीजन के टाइम ज्यादा वाहन होने की वजह से ट्रैफिक सिस्टम को इसी तरह से चलाया जाता है। लगभग 1 घंटा यहाँ इंतजार करने के बाद अब इस तरफ से भी ट्रैफिक को खोल दिया गया है और सामने ये भैरव घाटी का छोटा सा कस्बा है। यहाँ बाईं तरफ भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। भैरव घाटी से थोड़ा आगे फिर ये लंका पुल आता है। इस गहरी खाई के नीचे बह रही है जात गंगा नदी, जिसे जानवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी तिब्बत चीन के नगारी विभाग में माना दर्रे के उत्तर से निकलती है। यहाँ से दाईं तरफ पर ये गर्तांग गली का पैदल ट्रैक भी निकल रहा है। पहाड़ों को काटकर बनाया गया ये ऐतिहासिक लकड़ी का पैदल मार्ग कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का हिस्सा हुआ करता था। आज ये उत्तराखंड के सबसे रोमांचक टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक माना जाता है। यहाँ कई जगहों पर एक तरफ पत्थरों की चट्टान को काटकर बनाई गई सड़क है तो दूसरी तरफ सैकड़ों मीटर गहरी खाइयाँ, जो इस सफर को चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों बनाते हैं। अभी सड़क खाली है तो ड्राइवर साहब ने बस को एकदम खींच कर रखा है।
11:20 हो रहे हैं और हमारी बस यहाँ धराली से पहले जाम में फंसी हुई है। लेकिन सच कहूँ तो इन खूबसूरत वादियों के बीच ये इंतजार भी अपने आप में एक अलग ही एहसास दे रहा है। बस के रुकते ही हम भी बाहर आ गए ताकि इस सुकून भरे माहौल और हिमालय की इस बेमिसाल खूबसूरती का भरपूर आनंद ले सकें। करीब आधे घंटे रुकने के बाद अब जाकर जाम खुला है। फिर आगे यहाँ रास्ते में हमें ये खूबसूरत हिमालयन याक भी देखने को मिले और यहाँ पर्यटकों को याक की सवारी कराई जा रही है। हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले ये विशालकाय पशु अपनी घनी और लंबी ऊन के कारण कड़ाके की ठंड में भी आसानी से रह लेते हैं। सदियों से स्थानीय लोगों के लिए ये केवल एक पशु नहीं बल्कि आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। इसके बाद फिर हमारी बस पहुंच गई धराली। धराली के इस हिस्से में पिछले साल भारी बारिश और बादल फटने के बाद भयंकर तबाही देखने को मिली थी, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ। खीरगंगा और तेलगाड़ नदी में आए मलबे व सैलाब ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया था। इस आपदा में 7 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई थी और 68 से अधिक लोग लापता हो गए थे, जिन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया गया। पास के ही हर्षिल आर्मी कैंप में भी आपदा का असर हुआ था, जहां सेना के जवान भी लापता हुए और शहीद हुए थे। अब हमारी बस हर्षिल घाटी के खूबसूरत वादियों के बीच से गुजर रही है और यहाँ भागीरथी नदी भी हमारे एकदम बगल से बह रही है। हर्षिल से थोड़ा पहले हमारी बस उस हिस्से से गुजर रही है जहां पिछली आपदा के बाद सड़क को काफी नुकसान पहुंचा था। फिलहाल हमारी बस इस टेम्परेरी कच्चे डाइवर्जन से गुजर रही है। यहां स्थायी सड़क की मरम्मत और सुधार का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अगर आप मानसून के समय पहाड़ों में यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भारी बारिश के दौरान यात्रा करने से बचने की कोशिश कीजिए। इस मौसम में पहाड़ों पर भूस्खलन, अचानक पत्थर गिरने और सड़क बंद होने का खतरा बढ़ जाता है। यात्रा से पहले हमेशा मौसम और रोड की स्थिति की जानकारी जरूर लें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सबसे अच्छी यात्रा होती है। फिर 12:40 पर हमारी बस पहुंच गई हर्षिल। हर्षिल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के किनारे बसा एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। समुद्र तल से लगभग 2620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र अपने मनमोहक सेब के बगीचों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों के मौसम में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ गंगा की डोली को यहाँ के मुखबा गांव में लाकर पूजा की जाती है। 19वीं सदी में पहाड़ी विल्सन के नाम से मशहूर फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ सेब की खेती शुरू की थी और आज यहाँ के सेब दुनिया भर में मशहूर है। राज कपूर की 1985 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली का जिक्र किए बिना भी हर्षिल घाटी का परिचय अधूरा सा है। इस फिल्म ने ही हर्षिल घाटी की खूबसूरती को पूरे देश के सामने बड़े पर्दे पर पेश किया था। और यहाँ कुछ साधु संत लोग पैदल ही गंगोत्री धाम की ओर जा रहे हैं। आज भी कई श्रद्धालु और संत पूरी आस्था के साथ इस कठिन हिमालयी यात्रा को पैदल ही पूरा करते हैं। हर्षिल से करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हमारी बस पहुंच रही है झाला।
और अब यहाँ से सुक्खी टॉप तक हमें लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए आगे बढ़ना है। झाला हर्षिल घाटी के आखिरी हिस्सों में बसा हुआ है। यहाँ से धीरे धीरे हमारा सफर हर्षिल घाटी को अलविदा कहता हुआ आगे केदारनाथ की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद फिर 1:10 पर हम पहुंच गए सुक्खी टॉप। करीब 2700 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये स्थल अपने शानदार व्यू पॉइंट्स और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। फिर ठीक 4 बजे हमारी बस पहुंच गई उत्तरकाशी। यहाँ पहुंचते ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है और तेज बारिश शुरू हो गई है। ये बस उत्तरकाशी तक थी तो सवारियां उतारकर उस तरफ पार्क हो गई है और मैंने पहले भी यहाँ बिरला धर्मशाला में ही रूम लिया था तो आज भी यहीं रुक रहा हूँ। करीब 2 घंटा लगातार बरसने के बाद अब बारिश रुक चुकी है तो मैंने यहाँ बस अड्डे से कल श्रीनगर वाली बस की टिकट ले ली है। यात्रा सीजन है तो सुबह टिकट मिलना मुश्किल है, इस वजह से एडवांस में टिकट लेना ही बेहतर ऑप्शन है। फिर अगली सुबह मैं 5:30 बजे ही जाग गया और रूम चेकआउट करके मैं बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। श्रीनगर जाने वाली हमारी बस इस तरफ पार्क है। इस बस का डिपार्चर टाइम यहाँ से 6 बजे का है तो बस श्रीनगर के लिए रवाना हो रही है। फिर उत्तरकाशी की इस टनल को पार करके अब हम NH 34 को छोड़कर यहाँ लेफ्ट साइड से आगे जा रहे हैं। थोड़ा आगे फिर इस पुल को पार करके अब हम जोशियारा में आ गए हैं। और जोशियारा से थोड़ा आगे ही स्टेट हाईवे 15 भी शुरू हो गया है। गंगोत्री से केदारनाथ का ये कम चर्चित रूट चौरंगी खाल, धौंतरी, लंबगांव, चौधार, टिहरी डैम, मलेथा और कीर्तिनगर से होते हुए श्रीनगर तक है। ये पूरा मार्ग गढ़वाल के दुर्गम पहाड़ी गांवों और घुमावदार सड़कों से होकर गुजरता है, इसलिए ये 157 किलोमीटर की दूरी भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन श्रीनगर पहुंचने में लगभग 7 घंटे का समय तो लग ही जाएगा।
फिर 7:20 पर हमारी बस पहुंच गई चौरंगी खाल। और इस तरफ ये सिद्धपीठ गुरु चौरंगी नाथ का मंदिर है। चौरंगी खाल एक बेहद खूबसूरत और शांत ऑफबीट पर्यटन स्थल है। यहाँ से नचिकेता ताल का ट्रैक शुरू होता है, जो कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने उस तरफ कई पहाड़ी गांव और सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हर खेत और हर घर के पीछे सालों की मेहनत और संघर्ष छुपा हुआ है। इन ऊंचे पहाड़ों पर जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन यहाँ के लोगों ने प्रकृति के साथ जीना बखूबी सीख लिया है। शायद इसी वजह से पहाड़ों की सादगी और खूबसूरती दिल को इतनी गहराई से छू जाती है। आगे फिर ये धौतरी गांव आता है। यहाँ से ये नीचे की सड़क बूढ़ा केदार की तरफ जा रही है। नीचे ये जलकुर नदी बह रही है और अब हमारी बस प्रतापनगर ब्लॉक जिला टिहरी गढ़वाल में प्रवेश कर चुकी है। थोड़ा आगे चलकर ये कोडार गांव आता है। यहाँ से राइट साइड का रास्ता सैमुखीम नागराजा मंदिर की ओर जाता है। टिहरी गढ़वाल का ये प्राचीन मंदिर भगवान नागराजा को समर्पित है। देवभूमि उत्तराखंड में सफर करते हुए आपको ऐसे कई मंदिर देखने को मिलेंगे जो स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित है। और अब हमारी बस धरेती गांव के बीच से गुजर रही है। इसके बाद फिर 8:20 पर हम पहुंच गए लंबगांव। लंबगांव टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कस्बा है, जो आसपास के कई पहाड़ी गांवों का मुख्य बाजार और व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ से गढ़वाल के कई दुर्गम इलाकों के लिए सड़कें निकलती हैं। और यहाँ ये देहरादून सैमुखीम वाली यूटीसी बस भी रुकी हुई है। लंबगांव से उतराई उतरते हुए अब हमारी बस पहुंच रही है डोबरा चंटी ब्रिज के पास और भागीरथी नदी यहां फिर से दिखाई पड़ने लगी है।
ये पुल भागीरथी नदी पर टिहरी डैम की इस विशाल झील के ऊपर बना है, जो डोबरा और चांटी गांवों को जोड़ता है। जब टिहरी बांध बना था तब पुरानी टिहरी और प्रतापनगर को जोड़ने वाला पुराना रास्ता पानी में डूब गया था। उसी के विकल्प के रूप में इस आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज को टिहरी झील पर बनाया गया है। इसने टिहरी और प्रतापनगर के बीच की यात्रा दूरी को 5 घंटे से घटाकर मात्र 1.5 घंटा कर दिया है और यह भारत का सबसे लंबा मोटर योग्य सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। सामने झील के पानी में तैरते आपको कुछ कमरे नजर आ रहे होंगे। असल में ये झील के बीच में बनाए गए फ्लोटिंग हट्स हैं। यहाँ आप झील के पानी में तैरते हुए आधुनिक कमरों में रुकने का एक अनोखा अनुभव भी ले सकते हैं। फिर 10:20 पर हमारी बस पहुंच गई तिवाड़ गांव। यहाँ अब ब्रेकफास्ट हॉल्ट है और मैंने यहाँ ये पराठे और चाय लगवा ली। करीब 40 मिनट यहाँ रुकने के बाद अब बस आगे के सफ़र पर रवाना हो गई है। यहाँ अब हमारी बस टिहरी झील के एकदम पास से गुजर रही है। सुरक्षा कारणों की वजह से टिहरी डैम के ऊपर और उसके आसपास वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की अनुमति नहीं थी, तो हम डैम को पार करके झील की इस तरफ आ गए हैं और कंडक्टर ने बताया कि अब यहाँ से वीडियो शूट कर सकते हैं। दोस्तों, ये है टिहरी डैम, भागीरथी नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचाई और दुनिया के प्रमुख अर्थ एंड रॉक फिल डैम्स में से एक। इस डैम का निर्माण बिजली उत्पादन, सिंचाई और लाखों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। आज ये उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन इस डैम की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की ही नहीं बल्कि हजारों यादों की भी है। इस झील के नीचे आज भी पुराना टिहरी शहर और उसके साथ कई गांव समाये हुए हैं। डैम के बनने के बाद हजारों परिवारों को अपने पुरखों की जमीन और घर छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ा। इस समय पानी का स्तर कम है तो नीचे पुरानी टिहरी के कुछ अवशेष भी नजर आ रहे हैं। अभी श्रीनगर यहाँ से करीब 62 किलोमीटर दूर है। और यहाँ बर्तिया कुंड गांव से आगे निकलने के बाद सामने पीछे की तरफ परियों का देश खैट पर्वत भी दिखाई पड़ने लगा है। गढ़वाली संस्कृति में परियों को आंचरी या भराड़ी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ राजा आशा रावत की 9 सुंदर बेटियां परियों के रूप में निवास करती हैं। इस पर्वत से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी जीतू बगड़वाल नाम के एक स्थानीय बांसुरी वादक की है। लोक कथाओं के अनुसार जीतू इस पहाड़ी पर इतनी मधुर बांसुरी बजाता था कि उसकी धुन से मंत्रमुग्ध होकर परियां प्रकट हो गई। वे जीतू की सुंदरता और संगीत पर इस कदर मोहित हुई कि उसे हमेशा के लिए अपने साथ खैट पर्वत पर ले गई, जिसके बाद जीतू कभी लौट कर नहीं आया। आज भी गढ़वाल के लोकगीतों जागरों में जीतू बगड़वाल को याद किया जाता है। आगे फिर ये बगीचा गांव आता है। और अब हम पहुंच रहे हैं मलेथा। यहाँ से अब हमारी बस NH 7 पर आ गई है। मलेथा से थोड़ा ही आगे फिर ये कीर्तिनगर आता है।
और अब इस पुल को पार करके हमारी बस टिहरी गढ़वाल जिले को छोड़कर जिला पौड़ी गढ़वाल में आ गई है और यहाँ से नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल की सीमा भी शुरू हो गई है। और भागीरथी नदी को पीछे छोड़कर यहाँ अब हम चल रहे हैं अलकनंदा नदी के किनारे। दोपहर के 2 बज रहे हैं और हमारी बस पहुंच गई है श्रीनगर। फिर यहाँ सवारियाँ उतारकर बस इस तरफ पार्क हो गई और मैं आ गया यूटीसी श्रीनगर बस स्टैंड। यहाँ से ये पर्वतीय डिपो की बस केदारनाथ के लिए निकल ही रही थी, तो मैं यहाँ बिना देरी किए ही अब इस बस से ही आगे का सफ़र तय कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमारे साथ चालक नितिन जी और परिचालक सुरेंद्र प्रताप जी हैं। दोस्तों, ये UK 0766 10 नंबर की BS6 बस हिल डिपोट की देहरादून देवाल रूट पर अपनी सेवाएं देती है, लेकिन फिलहाल चारधाम यात्रा के चलते ये बस ऋषिकेश से केदारनाथ रूट पर अपनी सेवाएं दे रही है। श्रीनगर को पीछे छोड़ने के बाद अब हमारी बस पहुंच रही है धारी और यहाँ नीचे अलकनंदा नदी के बीच स्थित माँ धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी नजर आ रहा है। माँ धारी देवी को चारों धाम की रक्षक माना जाता है। इस मंदिर में धारी माँ की मूर्ति का केवल ऊपरी हिस्सा है, जबकि बाकी हिस्सा काली मठ में है, जहाँ उनकी माँ काली के रूप में पूजा होती है। फिर यहाँ रुद्रप्रयाग से थोड़ा पहले अब हमारी बस NH7 को छोड़कर NH 107 में एंटर कर रही है। NH 7 सीधा कर्णप्रयाग जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ की ओर जाता है और NH 107 अगस्त्य मुनि कुंड, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड होते हुए बाबा केदारनाथ की ओर जाता है। क्या बोलते हैं आपका तिलवाड़ा हाँ? आगे ये रामनगर डिपो की बस भी हमारे साथ साथ केदारनाथ की ओर जा रही है।
3:45 हो रहे हैं और हमारी बस पहुंच रही है अगस्त्यमुनि। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा यह खूबसूरत कस्बा महर्षि अगस्त्य की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्थित प्राचीन अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। रोड में आगे जा रही है, उसके पीछे मेरी। और यहाँ से ये लेफ्ट साइड की सड़क बसु केदार के लिए निकल रही है। ये रोड ढह गई थी ना। मैं बता दूंगा। ये बगल का रोड दिख रही है, ये जा रही केदारनाथ की बाईपास बन। अभी कुंड आ गया होगा ना, कुंड होगा ना, ये कुंड। हाँ, कुंड ही आ रहा है। और अब हम कुंड पहुंच चुके हैं। यार मैं पुल पार करके और रुका हूँ। यहाँ से हमारी बस बाईं ओर बने पुल को पार करते हुए केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर मुड़ गई है, जबकि दाईं ओर जाने वाला रास्ता ऊखीमठ, चोपता और तुंगनाथ की ओर जाता है। मैंने इसको फोन कर दिया था, अभी तक आया नहीं। थोड़ी जगह देखना, टॉयलेट करा देना। थोड़ा आगे कहीं छोटी जगह है, टॉयलेट करा देना। सामान वाला भी आ जाएगा। रोड वजह 66 कुंड को पीछे छोड़ते ही अब सड़क भी काफी संकरी हो गई है। एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो दूसरी ओर गहरी खाई और मंदाकिनी नदी। सड़क संकरी होने के कारण नितिन जी हर ब्लाइंड मोड़ पर हॉर्न देकर ही बस को आगे बढ़ा रहे हैं। पहाड़ों में ऐसे रास्तों पर यही सावधानी सुरक्षित यात्रा की सबसे बड़ी पहचान होती है। इधर ये राइट साइड की सड़क काली मठ के लिए निकल रही है। माँ काली को समर्पित ये शक्तिपीठ 108 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था और बाद में वे इसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गई। यहाँ माँ काली के ऊपरी हिस्से की पूजा होती है, जबकि नीचे के आधे हिस्से की पूजा धारी देवी में की जाती है। यहाँ फिर ऊपर की तरफ से लगातार वाहन आने और सड़क संकरी होने की वजह से लंबा जाम लग गया। ऐसे में हमारे परिचालक सुरेंद्र जी बस से उतरकर सामने की स्थिति संभाल रहे हैं और चालक नितिन जी को सही दिशा दिखाते हुए बस को सुरक्षित निकलवाने में मदद कर रहे हैं। पहाड़ों के ऐसे कठिन रास्तों पर चालक और परिचालक की बेहतरीन तालमेल ही यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करती है। और यहाँ ये रामनगर डिपो की बसें सोनप्रयाग से यात्रियों को लेकर वापस हरिद्वार की तरफ जा रही हैं। बताओ बताओ, देखो देखो, बताओ यार। फिर जाम से निकलने के बाद शाम ठीक 5 बजे हम पहुंच गए गुप्तकाशी।
समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह पवित्र नगर केदारनाथ धाम के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक माना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव भगवान शिव से मिलकर गोत्र हत्या का पाप क्षमा करवाना चाहते थे, तब शिव जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और यहाँ छिप गए थे। गुप्त, छिपे हुए और काशी बनारस शब्दों से मिलकर इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। यहाँ का मुख्य आकर्षण बाबा विश्वनाथ मंदिर है, जिसका धार्मिक महत्व वाराणसी के काशी विश्वनाथ जितना ही माना जाता है। और इधर बाईं तरफ विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है। विश्वनाथ मंदिर के ठीक समीप भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारेश्वर स्वरूप का मंदिर भी है। अगर आप केदारनाथ की पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो यहाँ गुप्तकाशी से हेली सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा फाटा और सिरसी से भी नियमित हेली सेवाएं संचालित की जाती है, जिनके जरिए मौसम अनुकूल होने पर कुछ ही मिनटों पर श्रद्धालु केदारनाथ धाम के निकट पहुंच जाते हैं। हालांकि यात्रा सीजन में टिकटों की मांग काफी अधिक रहती है, इसलिए पहले से बुकिंग कर लेना ही बेहतर रहता है। इसके बाद फिर हमारी बस पहुंच गई फाटा। केदारनाथ यात्रा के दौरान यह छोटा सा कस्बा अपनी हेली सेवाओं के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यात्रा सीजन में यहाँ से रोजाना बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के लिए लेकर उड़ान भरते हैं। यही वजह है कि फाटा आज केदारनाथ यात्रा के सबसे व्यस्त हेली सेवाओं का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ ट्रैफिक की बढ़ती भीड़ को देखकर अब यही लग रहा है कि आगे सोनप्रयाग की ओर हमें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। इधर ये रानीखेत डिपो की बस भी निकल रही है। फिर यहाँ रामपुर के पास आकर हमारी बस पूरी तरह से रुक गई है। करीब आधे घंटे तक जाम में फंसे रहने के बाद अब ट्रैफिक हल्का खुला तो हमारी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चार धाम यात्रा के दौरान इस तरह का जाम लगना एकदम सामान्य है। इसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक के बीच से निकलते हुए हम पहुंच गए नायलसू। अधिक वाहनों के कारण सोनप्रयाग के सभी पार्किंग लगभग फुल हो चुकी है, तो बस को आगे जाने में घंटों भी लग सकते हैं। इस वजह से सभी यात्री यहीं उतर गए हैं और बस भी यहीं कहीं पार्क हो जाएगी। करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर मैं पहुंच गया सोनप्रयाग। यहाँ सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक केवल ये शटल सेवाओं को ही जाने की अनुमति है, तो अब मैं इससे गौरीकुंड तक जा रहा हूँ और यहाँ से गौरीकुंड तक का किराया 50 रुपये है। इसके बाद करीब 12 बजे मैं पहुंच गया गौरीकुंड और बस में मुझे कुछ और यात्री भी मिल गए थे, तो हमने साथ में ही यहाँ होटल न्यू देवलोक रेस्टोरेंट में रूम ले लिया, जिसका प्राइस हमें 2500 रुपये पड़ा। दिन भर यात्रा करते हुए अब बॉडी एकदम थक चुकी है, तो फिलहाल अब रेस्ट करते हैं। एक सुकून भरी नींद लेने के बाद फिर मैं सुबह 8 बजे जाग गया और अब रूम चेकआउट करके मैं यहाँ बगल के होटल मंदाकिनी के लगेज क्लॉक रूम में आ गया हूँ।
मेरे पास एक बड़ा बैग भी है, तो मैं इसके साथ 16 से 17 किलोमीटर का पैदल ट्रैक तो नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं इस बैग को यहीं रखवा रहा हूँ। यहाँ पर बैग का किराया 100 रुपये है। इसके बाद फिर मैं आ गया यहाँ गौरीकुंड के श्री गौरी माई मंदिर में। ये प्राचीन मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यहीं पर कठोर तपस्या करी थी, और यहीं पर मां पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से भगवान गणेश जी की रचना करी थी। मंदिर से कुछ ही दूर आगे ये प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड स्थित है, जिसे गौरीकुंड बोलते हैं। श्रद्धालु केदारनाथ की दुर्गम यात्रा शुरू करने से पहले इसमें डुबकी लगाते हैं। फिर ठीक 9:30 पर मैंने भी बाबा केदारनाथ की ये कठिन और पवित्र यात्रा शुरू कर दी। इसके बाद लगभग 16 से 17 किलोमीटर का यह कठिन सफ़र तय करते हुए मैं जंगल चट्टी, भीमबली, लीचोनली, केदारनाथ और इन खूबसूरत घाटियों से होते हुए शाम के करीब 6 बजे पहुंच गया केदारनाथ धाम। फिर यहाँ 3 घंटे इस लंबी लाइन में लगने के बाद आखिरकार मैंने दूसरी बार बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। बाबा केदार के दर्शन के बाद अब मैं ऊपर भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मान्यता है कि बाबा भैरवनाथ के इस मंदिर के दर्शन के बाद ही केदारनाथ धाम की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। उम्मीद है दोस्तों, गंगोत्री से केदारनाथ की ये लंबी और खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा आपको पसंद आई होगी। YouTube के थैंक्स बटन को यूज़ करके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको इस 4 धाम यात्रा सीरीज की आखिरी और अंतिम जर्नी केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम तक का सफ़र दिखाने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।